जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नईम अहमद सकलैनी। मेरा नाम नईम अहमद सकलैनी है। पिछले 6 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज डील कर रहा हूँ एंड आई हैव ऑल्सो टॉट इन वीडियोस ऑफलाइन क्लासेस। कुछ सजेशंस मिलने के बाद ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज के सारे कंसेप्ट आप तक प्रोवाइड करा पाऊँ, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोनों को ही हम इस चैनल पर बहुत ही इफेक्टिव वे में, ईजीएस्ट वे में, कंसेप्चुअली बेसिक टू एकदम पीक लेवल तक जाने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, मैं उनको बता दूं कि इस चैनल पे हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया है, जो कि 2 से 3 क्लास में, छोटी 2 से 3 क्लास में फिनिश हो जाने वाला है। और ये उस सीरीज़ की सेकंड क्लास है। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि वह फर्स्ट वीडियो देखें जाके, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद वो एकदम फ्लो में आ जाएंगे और फिर ये वाली वीडियो देखने में उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। स्पेशली वो लोग जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना है और जिन लोगों को बेसिक ऑलरेडी आता है, तो वो लोग ऑब्वियसली इस वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एंड किया था अपने सेंटेंस पे कि सेंटेंस क्या होते हैं, और वहीं से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि एक फैमिली कई सारे मेंबर्स से मिलकर बनी होती है ना। हर एक फैमिली कई सारे मेंबर्स से मिलकर बनी होती है और उस हर एक मेंबर की अपनी अलग आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान होती है। वह कैसे पहचाना जाता है? अपने ऑब्वियसली अपने नाम से पहचाना जाता है ना। हर मेंबर की अपनी अलग पहचान, अपना अलग नाम होता है, वह उस नाम से ही पहचाना जाता है। सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज भी छोटी छोटी चीज़ों से बल्कि बनी हुई है जिनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है ना। मेंबर्स में जो इनकी आइडेंटिटी थी वो उनका नाम था। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जिन चीज़ों से बनी है उन चीज़ों का नाम नहीं है, बस उन चीज़ों को क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल है। उनको ग्रामेटिकल टर्म्स में ग्रामेटिकल प्रोफाइल कहते हैं, इजी में आप नाम भी कह सकते हैं क्या है। और वो जो उनकी आइडेंटिटी है ना, जो उनकी आइडेंटिटी है, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। इस सेंटेंस लिखा है मैंने, समीर इज़ मेकिंग अ फाइल। समीर फाइल बना रहा है। सर ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा है? हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा है। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा है तो आपने अभी बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज कई सारी आसान सी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है जो हमें जानना है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें सर इसमें भी होनी चाहिए। हाँ तो है ना, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। जैसे कि समीर एक नाउन है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग एक मेन वर्ब है। इन दोनों को मिला के एक ही वर्ब कंसीडर करेंगे और ये उसका ऑब्जेक्ट है एंड नाउन भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे समीर इज मेकिंग अ फाइल, एक्शन करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन हमेशा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप इसको समीर को यहाँ सब्जेक्ट ना बता के सर नाउन बता रहे हो, है ना। यही डाउट है। देखिए इस सेंटेंस में ये जो काम कर रहा है ना समीर, बिल्कुल सब्जेक्ट है, 100% सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ये। लेकिन इसकी जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, जो इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो नाउन है। ओके, इज एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे नाउन है। अगेन नाउन है। यहाँ पे ये नाउन है लेकिन काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है। सर ऑब्जेक्ट अभी तक बताया नहीं, ऑब्जेक्ट बताने वाला हूँ। पेशेंस रखिए, हर चीज़ समझाऊंगा। मुझे सब पता है क्या क्या बताना है, बिल्कुल टेंशन नहीं रहना है आपको। बस मुझ पर ट्रस्ट करके पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहना है। तो यहाँ पे ये नाउन है वैसे, लेकिन इस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सर आपने जो बताया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इन्हीं की आइडेंटिटी है। मतलब क्या है कि कोई भी आप इंग्लिश का सेंटेंस उठा लो, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस उठा लो, उसकी अगर आप आइडेंटिटी देखेंगे कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, वो इन्हीं सब में से होगा। या तो वो वर्ब होगा, या नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, या आर्टिकल। इन्हीं में से कुछ ना कुछ वो होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कुछ ना कुछ होगा। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाम क्यों रखा गया? बहुत इजी है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम क्यों रखा। देखिए, पार्ट मतलब पार्ट, भाग, है ना, किसी चीज़ का कोई पार्ट, समझ में आ रहा होगा। अब पार्ट किसका? पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब भाषण, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसके जो वर्ड्स निकल रहे हैं ना, उन वर्ड्स की जो पहचान है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं, और ये उनके सारे के सारे नाउन हैं। कोई डाउट? उम्मीद करता हूं कि हाँ, इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा सर, आर्टिकल को आपने यहाँ पे अलग लिखा है। सारे के सारे ये जो वर्ड्स लिखे हैं आपने 8th तक, सर ये सारे खैर रेड पेन से लिखे हैं, लेकिन ये आपने यहाँ पे स्टार किया है, नंबरिंग भी नहीं डाली है, और आपने यहाँ पे इसको ब्लू पेन से लिखा है। ऐसा क्यों?
मैं बताता हूँ। दरअसल इन सेंटेंसेस में जब भी आप पहचानेंगे कि किस वर्ड की क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, क्या आइडेंटिटी है, वो क्या है, तो आप या तो इन 8 में से कुछ होगा या फिर इस आर्टिकल में से कुछ होगा। सर अगर इसमें से कुछ होगा, इन 8 में से कुछ होगा या फिर आर्टिकल में से कुछ होगा, तो फिर 9 नंबर क्यों नहीं डाला? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बाबू 8 ही होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं, 9 नहीं होते। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं होता है, इसको सेपरेट पढ़ा जाता है, इसीलिए मैंने उसको बिल्कुल अलग किया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमें एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक जानना है, बिल्कुल बेसिक जानना है। सर बेसिक ही क्यों जानना है? बेसिक इसलिए जानना है क्योंकि यही सारे चैप्टर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में हमें यही सब पढ़ना होता है कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, बस यही पढ़ना है। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब बेसिक इनका क्यों जानना है? बेसिक इसलिए जानना है ताकि आप इनमें से कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी चैप्टर। ठीक है, मैं वर्ब नहीं उठा रहा, मैंने कहा कंजक्शन चैप्टर उठाऊंगा, और कंजक्शन चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कंजक्शन चैप्टर में आपका वर्ब भी इस्तेमाल होगी, नाउन भी इस्तेमाल होगी। इसीलिए इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक सा आइडिया होना जरूरी है ताकि हम किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करें। बेसिक आइडिया हर चीज़ की होगी, है ना, बेसिक आइडिया हर चीज़ का हमें होगा और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एक टर्म्स हमारे सामने आते हैं तो। ठीक है, अब वर्ब चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए 1 मिनट के लिए। अच्छा, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई थी कि वर्ब क्या होता है ना। मैंने कई सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, ये बताया था आपको कि वर्ब ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही दिखाती है, वर्ब आपकी एक्शन भी दिखाएगी, बिल्कुल दिखाती है, लेकिन एक्शन के साथ साथ कई सारी और भी चीज़ें वो दिखाती है, जैसे कि हैपनिंग दिखा सकती है, स्टेट दिखा सकती है ना। एक्शन तो दिखाती ही दिखाती है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वर्ब, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्ब क्या है? अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और हैपनिंग मीन्स, ऐसा वर्ड है वर्ब जो कि एक्शन दिखा सकती है, स्टेट दिखा सकती है और एक हैपनिंग दिखा सकती है। तो आज के इस वीडियो में वर्ब के बारे में आपको क्या बताने वाला हूँ? वर्ब के बारे में आज हम सिर्फ उनके काइंड्स देखने वाले हैं। ठीक है, और डिटेल में हम कब जानेंगे? हाँ, सही कहा आपने, जब वर्ब चैप्टर ये बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तब हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वर्ब चैप्टर को। अब कितना जानना है अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वर्ब चैप्टर की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम समझ ली थी, है ना, लास्ट क्लास में। अब क्या बताने वाला हूँ कि वर्ब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब 2 तरीके की वर्ब होती हैं बेसिकली, अगर बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। क्या कहा मैंने? या तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। फर्दर हेल्पिंग वर्ब को देखिए 2 तरीके की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। फर्दर हेल्पिंग वर्ब भी 2 तरीके की होती हैं। हेल्पिंग वर्ब अगेन 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। सर बड़े डिफिकल्ट से नाम है, अजीब से नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत, जितना मैं कहता हूँ ना, जितने डिफिकल्ट से नाम है इनके, ये उतनी ही ईजी है समझने के लिए, बहुत ईजी हैं। इन पे मैं बस आप लगे रहिए, ये पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो सर वर्ब मैंने आपको बताया 2 तरीके की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी एंड एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब थी। एंड जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, उनको सिर्फ प्राइमरी वर्ब भी कह लेते हैं कभी कभी। ठीक है, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उनको मॉडल्स भी बोल देते हैं। चाहे मॉडल्स बोलो, चाहे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, इट्स अप टू यू। अब ठीक है सर, पहले हेल्पिंग वर्ब हमने देखा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ लेते हैं ना। और हेल्पिंग वर्ब में भी हमने पहले कौन सी देखी थी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्या होती हैं, एंड उसमें से भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो फर्स्ट नंबर वाली है ना, उसको देख लेते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी 3 तरीके की होती हैं। बहुत आसान सी हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान है और बहुत बेसिक है। और कई सारे लोगों को ये आती भी होगी, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत बेसिक है, क्या बता रहे हो। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, आप बस टिके रहो, आप देखते रहो कि कहाँ से कहाँ तक हम जा रहे हैं। आपका रिवीजन भी हो रहा है और लास्ट तक आप देखेंगे कि कितनी चीज़ें आपको बेसिक में भी नहीं पता थी। हाँ, ये जो बेसिक सीरीज़ मैंने चलाई है, इन सीरीज़ में भी आप देखेंगे कि कितनी बेसिक सी चीज़ें इस सीरीज़ में आपको पता नहीं थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना, एडवांस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी सर 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक तो बी की फॉर्म्स होती है। बी की फॉर्म्स कौन सी? हमेशा आपने देखी होंगी, 50 बार देख ली होंगी। कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर। बी की फॉर्म्स कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर। बी की फॉर्म्स कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर। बस
बी की फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर आपने बहुत बार देखी होंगी, यही बी की फॉर्म्स कहलाती हैं। ठीक है सर, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में सेकंड वाला कौन सा होगा? सेकंड वाली जो फॉर्म्स होती हैं वो हैव की फॉर्म्स होती हैं। हैव की कौन कौन सी? हैव, हैज़, हैड। हैव, हैज़, हैड बहुत बार देखी होंगी, नहीं पता होगा कि ये लेकिन क्या है, अब पता लग गया होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैज़, हैड। थर्ड नंबर की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं सर? वो डू की फॉर्म्स होती हैं। डू, डज, डिड, डन। क्या मैंने यही लिखा है? बिल्कुल मैंने यही लिखा है कि डू, डज, डिड, डन। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी ये फाइनली कंप्लीट हो गई, बस इतनी ही है। ठीक है, उसके बाद सर हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी। हेल्पिंग वर्ब में सर हमने जो फर्स्ट पार्ट था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये यूज़ कहाँ होंगे, जिन लोगों को नहीं पता है कि सर इज़ कहाँ, एम कहाँ, आर कहाँ, वाज कहाँ, वर कहाँ यूज़ होगा, है ना। मैंने बोला ना वर्ब चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है, सब क्लियर हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तीनों पार्ट्स हमने देख लिए, ए बी सी। हाँ सर हमने देख लिए। उसके बाद मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं, तो मैंने कहा मॉडल्स भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, ओट टू, दीज ऑल आर द मॉडल्स। एंड इन सब को भी हम डिटेल में वर्ब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं साइड हो जाता हूं और आप नोट कर लीजिए। सो आइए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिस्कस कर रहे थे। हेल्पिंग वर्ब में एक पॉइंट और हमें जानना है कि सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती हैं सिवाय मॉडल्स के। आई रिपीट, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती हैं सिवाय मॉडल्स के। अभी हमने टाइप्स देखे थे ना वर्ब के, दो तरह की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। फर्दर हमने हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड किया था कि हाँ एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब में ही, एंड सेकंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती हैं सिवाय मॉडल्स को छोड़ के। सारी की सारी मॉडल्स हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। ऑल हेल्पिंग वर्ब कैन एक्ट एज मेन वर्ब एक्सेप्ट मॉडल्स। अब मॉडल्स में भी एक एक्सेप्शन है। मॉडल्स में भी एक एक्सेप्शन है कि नीड, डेयर एंड यूज टू को छोड़ के, नीड, डेयर एंड यूज टू को छोड़ के सारी की सारी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। लेकिन नीड, डेयर एंड यूज टू ये कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ कोई और ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी होल्ड कर सकती हैं। मीन्स ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं, मीन्स ये नाउन भी हो सकती हैं, या कोई भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड कर सकती हैं, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकती हैं। ओके, अब हम अपनी सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आते हैं जो कि है नाउन। द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज वेरी सिंपल, दैट द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है अगर उसका नाम है, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है अगर उसका नाम है तो वो नाम ही नाउन कहलाता है ना। मेरा नाम नईम है, नाउन है। किसी शहर का नाम देहरादून है, नाउन है। किसी लड़के का नाम मोहन है, नाउन है। किसी एनिमल का नाम गोट है, नाउन है। क्या बात समझ में आ रही है? या सुनो, मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? कोई भी अगर नाम है तो वो ऑब्वियसली नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल नाजिम, रोहन, देहरादून, अमेरिका, दीज ऑल आर द नाउन्स बिकॉज दीज ऑल आर द नेम ऑफ समवन और समथिंग। किसी न किसी चीज़ के या किसी न किसी इंसान के ये नाम है, इसीलिए ये नाउन है ना। नाउन नाम, नाउन नाम मिल भी रहा है तो बहुत इजी है याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, डेट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड में नाउन आ रहा है, मतलब नाउन से ही रिलेटेड होना चाहिए। ये हाँ सर नाउन से ही रिलेटेड है। इसकी डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की? प्रोनाउन वर्ड्स that come at the place of noun to avoid repetition of it. Words that are used at the place of noun to avoid repetition of it. समझ में नहीं आ रहा है ना? आई बताता हूँ। प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, और नाउन की जगह पे इसलिए यूज़ होते हैं ताकि नाउन का रिपीटेशन ना हो। वो खुद आ जाते हैं नाउन की जगह पे और नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड कर देते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ, मुझे पता है। आफ्ताब वॉज ओपनिंग द विंडो, ही वॉज टायर्ड। आफ्ताब विंडो खोल रहा था, वह थका हुआ था।
ये बता सकते हैं मुझे कि ही जो आया है वो किसके लिए आया है? सर आप कहेंगे ही जो आया है ना वो आफ्ताब के लिए आया है। ही अगर आफ्ताब के लिए आया है तो मैं यहाँ ऐसा भी तो कह सकता था, आफ्ताब वॉज ओपनिंग द विंडो एंड आफ्ताब वॉज टायर्ड, है ना। ही की जगह में आफ्ताब वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अगेन आफ्ताब यहाँ भी आ जाता, आफ्ताब यहाँ भी आ जाता एंड सेम नाउन 2 बार रिपीट हो जाते। एंड ग्रामर रिपीटेशन पसंद नहीं करती है, एंड क्योंकि ग्रामर रिपीटेशन पसंद नहीं करती है इसीलिए प्रोनाउन चैप्टर बनाया गया है। अगर प्रोनाउन चैप्टर बनाया गया है सर इसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, और ये वर्ड अगर नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड कर रहा है तो सर इस वर्ड को प्रोनाउन होना चाहिए। एग्जैक्टली, दिस वर्ड इज वन ऑफ द प्रोनाउंस। अब कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं सर? ही, शी, इट, दे, यू, एसेट्रा, है ना। मैंने कहा शी इज वॉशिंग क्लॉथ, वह कपड़े धो रही है, तो जो शी है वह कपड़े धो रही है, तो शी जो है इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ नाम होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नाम होगा, और अगर कुछ ना कुछ नाम होगा तो वो नाउन होगा, मतलब नाउन की जगह पे शी आ रहा है, और नाउन की जगह पे शी आ रहा है इसीलिए तो हमने इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। एंड सेकेंड यूज़ इनका ये भी है कि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड कराते हैं ये। आई होप you understand. Our fourth parts of speech is adjective. First of all, the pronunciation of this word is adjective, not adjective, not adjective. This is adjective because D is silent here. Yeah, D is silent here. That's why this is adjective. Oh, okay. अब समझते हैं इसको है क्या ये. Adjective is very easy. Adjective, words that modify a noun, words that modify a noun, words that qualify a noun or pronoun. ऐसे वर्ड्स जो कि या तो नाउन के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना। जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको उसमें जो एडजेक्टिव होगा वो या तो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। एग्जाम्पल पे आइए, पूजा इज इंटेलिजेंट, पूजा इज इंटेलिजेंट। ओके, आप मुझे बता सकते हैं इंटेलिजेंट वर्ड किस लिए आया है, किसके लिए आया है, छोड़िए बताइए आप मुझे। आप कहेंगे सर ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ना ये पूजा के लिए आया है, और अगर ये इंटेलिजेंट वर्ड पूजा के लिए आया है तो ये खासियत किसकी बता रहा है? सर ये खासियत बता रहा है, करैक्टरिस्टिक बता रहा है, स्पेशलिटी बता रहा है, किसकी? पूजा की बता रहा है। मतलब ये खासियत किसकी बता रहा है? पूजा की बता रहा है। और पूजा एक नाउन है एंड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी इंटेलिजेंट ने, मतलब पूजा इज इंटेलिजेंट, मतलब इस नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट मॉडिफाई कर रहा है। एंड आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसकी पूजा की विशेषता बताने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। तो पूजा की यहाँ विशेषता क्या है? इंटेलिजेंट है, तो पूजा इज इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आइए, सुमित हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉग। सुमित के पास एक ब्यूटीफुल डॉग है। डॉग एक नाउन है, डॉग एक नाउन है एंड ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए आया है? क्या सुमित के लिए आया कि सुमित ब्यूटीफुल है? आप कहेंगे नहीं सर, सुमित के लिए नहीं आया है। जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो एक डॉग के लिए आया है एंड डॉग यहाँ पे ऑब्वियसली किसी एनिमल का नाम है, नाउन है। और अगर ये नाउन है सर, ब्यूटीफुल इस वर्ड के लिए आया है, और अगर ये नाउन है तो सर इसको मॉडिफाई कर रहा है एंड नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को ही तो एडजेक्टिव बोलते हैं। एक बार और आसान भाषा में बता देता हूँ कि डॉग, कुत्ता, डॉग यानी कि ये एक एनिमल है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? कि ये एक ब्यूटीफुल है। इसकी विशेषता क्या है? कि एक ये ब्यूटीफुल है एंड विशेषता बताने वाले शब्दों को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। गॉट इट? हालांकि मैंने एडजेक्टिव का हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कभी भी इंग्लिश को हिंदी टू इंग्लिश कम से कम मिनिमाइज करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। ओके, ठीक है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मैंने कहा माई ब्रदर इज़ ब्रेव, माई ब्रदर इज़ ब्रेव। अब मेरा भाई बहादुर है। मेरा भाई कैसा है? बहादुर है। ये जो ब्रेव वर्ड आया किसके लिए आया? मेरे भाई के लिए आया है, ठीक है। तो खासियत बताई किसकी? मेरे भाई की। सर मेरे भाई की खासियत बताई ब्रेव ने, और खासियत बताने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। सो ब्रेव इज एडजेक्टिव हियर, है ना। ओके, नाउ कम टू अवर
फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडवर्ब। जिस तरीके से एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड था जो कि मॉडिफाई कर रहा था या क्वालिफाई कर रहा था नाउन या प्रोनाउन को, उसी तरीके से एडवर्ब भी एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी को मॉडिफाई करेगा। अब सर ये किसको मॉडिफाई करता है? ये मॉडिफाई करता है एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को वर्ब को। एडवर्ब वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। या तो वर्ब को या तो एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, तीनों में से किसी को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। सर ये तीनों को मॉडिफाई करता है, कैसे याद रहेगा? बहुत ईजी है। देखिए एडवर्ब में वर्ब भी आ रहा है तो सर ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, इजी हो जाएगा। एडवर्ब में ऐड भी आ रहा है, इससे एडजेक्टिव याद आ जाएगा कि मतलब ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। एंड एडवर्ब में खुद एडवर्ब तो एडवर्ब है ही, तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो तीनों की तीनों चीज़ें आपकी इस नाम से ही याद हो जाएंगी कि हाँ ये किन किन को मॉडिफाई करता है। गॉट इट? ओके। एक पॉइंट एडवर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्लाई ऑफ हाउ एंड वेयर आफ्टर वर्ब इज ऑलवेज एन एडवर्ब। कोई भी अगर वर्ब है, अगर उसके बाद आपको आंसर मिल रहा है हाउ एंड वेयर का, सो वो 110% एडवर्ब होगा। आई रिपीट, कोई भी अगर वर्ब, सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, कोई वर्ब दिखी, उस वर्ब के बाद अगर आपको आंसर मिल रहा है हाउ एंड वेयर का, हाउ या वेयर, इन दोनों में से किसी का भी एक आंसर मिल जाए, या तो हाउ का मिल जाए या वेयर का मिल जाए, और दोनों में से किसी का भी आंसर मिल गया तो वो 100% एडवर्ब होगा ही होगा। 100% एडवर्ब होगा ही होगा। ओके, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब एग्जाम्पल पर आ जाइए। सोहन इज रनिंग फास्ट। सोहन इज रनिंग फास्ट, सोहन तेज भाग रहा है। ठीक है, मुझे आप बता सकते हैं ये फास्ट वर्ड किसके लिए आया है? क्या ये सोहन के लिए आया है कि सोहन तेज है? नहीं, वो सोहन तेज नहीं है, सोहन दौड़ता तेज है। और दौड़ने के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? सर रनिंग। रनिंग एक वर्ब है, रनिंग एक वर्ब है, एंड रनिंग के लिए ही ये फास्ट आया है कि वह रन फास्ट करता है ना, रनिंग फास्ट करता है। तो सर रनिंग के लिए ही ये वर्ड आया है, मतलब ये जो वर्ड है ना, ये मॉडिफाई कर रहा है रनिंग को। ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है रनिंग को, एंड रनिंग एक वर्ब है, एंड वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करता है उसी को तो हम एडवर्ब बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाओ भाई, है ना। आमिर इज़ वेरी ब्रेव। आमिर इज़ वेरी ब्रेव, आमिर बहुत बहादुर है। सर आमिर एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आमिर एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वेरी ब्रेव, ये दोनों क्या है अभी देखते हैं। मैंने देखा यहाँ पे जो ब्रेव है वो एक एडजेक्टिव है ना। एक सेकेंड के लिए अगर मैं वेरी यहाँ से हटा देता हूँ, वेरी को बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। वेरी को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब नोटिस करना कि आमिर इज़ ब्रेव, आमिर इज़ ब्रेव, तो आमिर बहादुर है, मतलब ब्रेव यहाँ खासियत बता रहा है आमिर की, मतलब ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहाँ आ जाओ, अगर ब्रेव एडजेक्टिव है सर, कैसा ब्रेव है वो? वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर है। तो ये जो वेरी वर्ड आया है, क्या आमिर के लिए आया है कि आमिर बहुत है? नहीं, आमिर बहुत नहीं है, आमिर एक ही है। ये वेरी जो वर्ड आया है ना, ये ब्रेव के लिए आया है कि आमिर बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। तो वेरी अगर ये ब्रेव के लिए आया है, एंड ब्रेव मैंने अभी आपको बताया कि ये एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है और ये वर्ड सर इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है सर, एंड एडजेक्टिव अगर ये एडजेक्टिव है और ये वर्ड अगर इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो सर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को ही तो सर एडवर्ब बोलते हैं। तो क्या ये प्रूव हो गया? नहीं हो गया सर। यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, सेकंड वाले एग्जाम्पल में सर ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाइए। राहुल वॉज राइटिंग वेरी स्लोली। अब इससे हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि एडवर्ब कैसे खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, है ना। ठीक है, राहुल वॉज राइटिंग वेरी स्लोली। सर ये सब्जेक्ट है, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। अभी हमने देखी थी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब। क्यों है हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि यहाँ पे एक और मेन वर्ब है ऑलरेडी, है ना। तो ये पहली वाली हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सर ये एक मेन वर्ब हो गई। ठीक है, मेन वर्ब हो गई। अब ये वर्ब है सर, ठीक है। राइटिंग वह लिख रहा था, कैसे लिख रहा था सर? स्लोली लिख रहा था, बहुत हल्के हल्के लिख रहा था। तो ये स्लोली जो वर्ड आया ना सर, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है।
और अगर ये वर्ड इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, अगर इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है सर, ये वर्ड तो वर्ब है, एंड वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर एडवर्ब हो गया, एंड अब ये एडवर्ब हो गया, ये प्रूव हो गया आपको। अब ये वेरी किसके लिए आया है? क्या राहुल बहुत है? नहीं नहीं। क्या लिख बहुत रहा है? नहीं 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 नहीं। वेरी सर इसलिए भी नहीं आया मुझे, ये वेरी आया सर स्लोली के लिए। ये वेरी स्लोली के लिए आया है कि बहुत स्लोली, बहुत हल्के हल्के लिखता है, और अभी मैंने आपको प्रूव किया कि ये एक एडवर्ब है। और अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमेशा एडवर्ब ही होता है, बिकॉज एन एडवर्ब इज ऑलवेज मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है एडवर्ब में, प्लीज़ वीडियो को रिपीट करना, 1-2-3 बार देख लेना, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपनी 6th पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं, जो कि प्रेपोजिशन है ना। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन से पहले आता है। अच्छा, बचपन में हम सब ने पढ़ा भी होगा, हमारे टीचर्स ने सब ने पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर लेते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 2 सेकंड जाएंगे। सर प्रीपोजिशन जो वर्ड मिलकर बना हुआ है, प्री से बना हुआ है, पोजीशन से मिला हुआ है, ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन का मतलब होता है स्थान यानी कि प्लेस, मतलब कोई ऐसा वर्ड होगा जो किसी ना किसी से पहले आएगा, है ना। प्री मतलब बिफोर सॉरी, पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, मतलब सर ये ऐसा वर्ड होगा जो किसी ना किसी के पहले आएगा। अब किसके पहले आएगा सर? किसी वर्ड के ही पहले आएगा, है ना। अब वो कौन सा वर्ड है अब देखते हैं। प्रेपोजिशन, अब जो मैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देना चाहता हूँ वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की ग्रामेटिकली, जो ग्रामेरियन बिलीव करते हैं कि हाँ ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन and establishes relationship between two nouns. I repeat, a word that comes before a noun and establishes relationship between two nouns. सर एग्जाम्पल देके बताइए, समझ में नहीं आ रहा है? अभी आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। पहले इस डेफिनेशन को हिंदी में समझ लें। ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन से पहले आता है, एंड पहले आके किसी जो सेंटेंस के अंदर 2 नाउन है ना, उन 2 नाउन के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित कर देता है, साबित कर देता है। एग्जाम्पल पे आइए। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है। सर आपने तुरंत पहचान लिया कि ऑन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, मैं कैसे पहचानूंगा? प्रेपोजिशन का सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, मैं सारी की सारी लिस्ट आपको दे दूंगा कि डियर मेरे बाबू ये सारी के सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, आप फिर चुटकियों में खुद भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप चैप्टर पे तो आने दीजिए ना मुझे। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पे है। द बुक यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, एंड प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पे क्या बात समझ में आई कि सर हमने देखा था कि वर्ब भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है हमेशा, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट हमेशा लेती है, एंड ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन भी लेते हैं। तो मतलब इंग्लिश ग्रामर में 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, मेन वर्ब एंड द सेकंड वन इज प्रेपोजिशन। ओके, कुछ ऐसे भी पॉइंट आते होंगे जो फ्लो में मैं एकदम माइंड में आते हैं और मैं तुरंत आपको बता देता हूँ, तो वो पॉइंट भी नोट करना है आपको। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा दिया बस उतना ही आपने नोट करना है। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा में, अपनी एनर्जी स्पेंड करके, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तुरंत उसको नोट डाउन करें, है ना। क्योंकि मैं ये एनर्जी जो स्पेंड कर रहा हूँ वो सारे के सारी आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, कि मैं आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। आ जाइए यहाँ पे, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक है, द बुक यहाँ पे सर एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। सर ये क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, ये इसका ऑब्जेक्ट है। द बुक, सर बुक किसी चीज़ का नाम है, नाउन है यहाँ पे, हाँ सर नाउन है, ठीक है। टेबल भी सर नाउन है, ठीक है। अब टेबल मैंने कहा था
अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएंगे, अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, ऐसा वर्ड जो कि नाउन से पहले आता है। ऑन अगर प्रपोजिशन है सर, नाउन से पहले इसको आना चाहिए, और नाउन से पहले आना चाहिए। क्या ये नाउन है सर? टेबल किसी चीज़ का नाम है, एग्जैक्टली किसी चीज़ का नाम है, और अगर किसी चीज़ का नाम है तो ये नाउन है, एंड उससे पहले ऑन आ रहा है, मतलब इतनी बात तो प्रूव हो गई कि हाँ सर ये ऐसा वर्ड है जो कि नाउन से पहले आता है। ठीक है, अब दूसरी क्या लाइन है, इस्टेब्लिशेज रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, जो दो नाउन है ना उनके बीच में रिश्ता स्थापित करता है, दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? देखिए ये यहाँ पहली बात, इस सेंटेंस में दो नाउन कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर एक तो टेबल है और एक बुक है, ये दो नाउन हैं, इन दोनों में क्या रिश्ता, मतलब क्या कनेक्शन है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? सर यही रिलेशनशिप है कि जो बुक है ना वो टेबल पे है, जो बुक है ना वो टेबल पे ऐसे रखी हुई है ना, यही रिश्ता बता रहा है एक प्रपोजिशन। अब ये रिश्ता बता रहा है, आप अगर मैं यहाँ से ऑन हटा दूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है, अब मैंने कहा द बुक इज़ द टेबल, द बुक इज़ द टेबल, अब क्या हो गया, द बुक इज़ द टेबल। अब यहाँ पे मीनिंग भी डिफरेंट निकल के आ रहा है, जो बुक है वो टेबल है, बुक है वो टेबल पे है, तो टेबल है, पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया, लेकिन जो सही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया वो एक ऑन ने किया, एक प्रपोजिशन ने किया। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। दे वर्क एट द फैक्ट्री, वे कंपनी में काम करते हैं, है ना, कंपनी में काम करते हैं। दे वर्क एट द फैक्ट्री, दे सर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, हाँ सर एक सब्जेक्ट है, वर्क एक वर्ब है, हाँ सर वर्क एक वर्ब है, एट एक प्रपोजिशन है, एंड मैंने ये बताया कि प्रपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, प्रपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो उसके आगे वाला वर्ड जो होगा सर उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये प्रपोजिशन हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या सर फैक्ट्री एक नाउन है? हाँ सर फैक्ट्री एक नाउन है, फैक्ट्री एक नाउन है सर, ये तो बात प्रूव हो गई कि हाँ ये जो वर्ड आया है सर किसी नाउन से पहले आया है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, ये बात प्रूव हो गई। अब किन दो के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है सर? दे प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे आते हैं, एक तो वो हो गया और एक फैक्ट्री हो गया, इन दो के बीच में सर रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है कि वे जो है फैक्ट्री में काम करते हैं। प्रूव हो गई बात। अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल नहीं शर्माना है, कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, ठीक है, जितने चाहें डाउट आप क्लियर करवा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में आप अपनी इंस्टा आईडी में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा कोई डाउट है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाह रहे हैं तो अब वहाँ मुझसे आप ऑब्वियसली आ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ सॉल्व करने की जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा। अब हम अपने 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं जो कि कंजक्शन है एंड बेहद ही आसान है। जैसे हमने प्रपोजिशन देखा, बचपन से हम प्रपोजिशन पढ़ते हुए आ रहे थे कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, और जिसमें प्री का मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, एंड जो सेकंड वर्ड है पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थान या प्लेस, मतलब कोई ऐसा वर्ड है जो किसी ना किसी वर्ड के पहले आएगा। ठीक है, सेम एज हम कंजक्शन को यहाँ समझने वाले हैं कि कंजक्शन भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कंजक्शन के बारे में भी हमने बचपन से पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि कंजक्शन भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था कि कॉन प्लस जंक्शन। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कॉन का मतलब होता है टुगेदर यानी कि साथ, जंक्शन का मतलब होता है जॉइनिंग पॉइंट। जंक्शन से आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर जंक्शन एक स्टेशन भी होती है ना, जंक्शन एक स्टेशन भी होती है। क्यों उस स्टेशन को जंक्शन बोलते हैं? एक्चुअली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे कई सारी ट्रेन ज्वाइन होती हैं, इसीलिए उसको जंक्शन बोला जाता है। मतलब जंक्शन का मतलब क्या है? जॉइनिंग पॉइंट। इतने ही इस वर्ड से हमें एक बात तो क्लियर हो रही है कि सर जंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कुछ ना कुछ ज्वाइन करेगा। अभी क्या ज्वाइन करेगा अभी बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना क्लियर हो गया कि सर कंजंक्शन कुछ ना कुछ ज्वाइन करेगा, ये क्लियर है। ओके, अब डेफिनेशन पे आइए। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स और क्लॉज, मतलब कंजंक्शन या तो एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि या तो दो वर्ड्स को ऐड करेगा, ज्वाइन करेगा, या फिर क्लॉज को ज्वाइन करेगा। एग्जाम्पल पे आ जाइए अब। सलमान एंड अक्षय आर फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पहले सेंटेंस से ही। सलमान एंड अक्षय आर फ्रेंड्स, सर सलमान किसी का नाम है, नाउन है, अक्षय किसी का नाम है, ये भी नाउन है सर। आर अभी हमने सर हेल्पिंग वर्ब में देखी थी, आर उसमें था तो ये तो एक वर्ब है। फ्रेंड किसी चीज़ का नाम है तो ये भी एक नाउन है सर। बचा एंड, अभी मुझे पता नहीं है एंड कंजक्शन है भी या नहीं,
लेकिन हाँ कुछ पता नहीं है कि है क्या ये। अब ये बचा, और अगर ये कंजक्शन है तो सर किसी ना किसी चीज़ को ऐड कर रहा होगा। सर यहाँ पे 2 वर्ड को ऐड कर रहा है, सलमान को एंड अक्षय को, यहाँ पे 2 वर्ड को ऐड करने का काम कर रहा है, एंड जो वर्ड ज्वाइन करने का काम करेगा उसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसको ऐड कर रहा है? सर 2 वर्ड को ऐड कर रहा है, उसी वही तो मैं आपको बता रहा था कि या तो जो 2 वर्ड को ऐड करेगा या फिर 2 क्लॉज को ऐड करेगा वो। ठीक है, ओके सेकंड एग्जांपल पर आ जाइए। आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम। आई रिपीट, आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम। सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई सर, यहाँ एक क्लॉज हो गया, और पूरी बात कहाँ फिनिश हुई? आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतज़ार किया। ठीक है, बट लेकिन ही डिड नॉट कम। सर दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे ये आ गया, एंड यहाँ पे इसकी एक वर्ब ही हो गई, मतलब सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, एक क्लॉज ही हो गया। सर एक क्लॉज ये, यहाँ से लेके यहाँ तक बात पूरी हुई तो एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज सर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो सर एक क्लॉज ये हुआ, एक क्लॉज ये हुआ ही से लेके कम तक, एंड आई से लेके हिम तक। अब बचा सर बट, मतलब ये 2 क्लॉज इस बट के द्वारा, इस बट के थ्रू सर ज्वाइन किए गए हैं, एंड क्योंकि बट के थ्रू ज्वाइन किए गए हैं एंड ज्वाइन कराने वाले वर्ड कंजक्शन होते हैं, तो सर इस बट को कंजक्शन होना पड़ेगा, है ना, इस वर्ड को कंजक्शन यहाँ पे होना पड़ेगा। तो बट यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है? कंजक्शन का। परफेक्ट। आ जाइए 8th पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जो कि है इंटरजेक्शन। कभी कभी मैं सोचता हूँ इंटरजेक्शन को इतना आसान क्यों बनाया, है ना। इंटरजेक्शन इतना ही आसान है कि जितना आपके लिए गर्मियों में ठंडी लस्सी पी लेना, बहुत आसान है, बिलीव मी। इंटरजेक्शन, ओए होए होए, क्या होते हैं इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन ऐसा कोई भी वर्ड जब आप बहुत खुश होते हैं तो एकदम से निकले, बहुत गुस्से में होते हैं तो एकदम से निकले। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम हमारी टीम जीत जाती है, तो हम क्या करते हैं? हुर्रे हम जीत गए, है ना। और कोई चीज़ हमें एकदम से बहुत अच्छी दिखती है, सरप्राइजिंग, तो हम क्या कहते हैं? वाह, है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन डिनोट करते हैं कि हम उस समय क्या फील कर रहे हैं। और वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग, मतलब ऐसे वर्ड जो कि अचानक से फीलिंग्स आती हैं उनको डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब वो वर्ड्स किस वजह से आ सकते हैं? आप एकदम से सरप्राइज हो सकते हैं, इस वजह से वो वर्ड आपके मुंह से निकले हों, या फिर गुस्सा आया होगा आपको, इस वजह से वो वर्ड निकले होंगे, या फिर लव की फीलिंग आई होगी आपके अंदर, इस वजह से वो वर्ड निकले होंगे। और इस वाले वर्ड में तो आप लोग एक्सपर्ट ही होंगे कि सर कौन कौन से वर्ड निकलते हैं लव में, है ना। सर क्या बता रहे हो हमें, इसमें तो हम ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं कि कौन कौन से वर्ड निकलते हैं, है ना। सही है, बहुत अच्छा तुम लोग यार। अच्छा ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। हाँ, या तो लव की फीलिंग आई होगी तब वो वर्ड निकले होंगे, या फिर फियर यानी कि डर की वजह से वो वर्ड निकले होंगे, या फिर सस्पेंस, ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आपके मुंह से वो वर्ड निकले होंगे। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? जनरली जो वर्ड्स निकलते हैं वो वर्ड हैं वाओ, ओह, अलास, हुर्रे, आह। दीज आर सम वर्ड्स जो कि निकलते हैं मुंह से जब सडन फीलिंग अराउज होती है। एग्जाम्पल से आ जाइए। हुर्रे, ऑल स्टूडेंट्स हैव लाइक्ड एंड शेयर्ड माई वीडियो। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे स्टूडेंट्स ने, सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स ने वीडियो लाइक कर दी है एंड शेयर कर दी है, मुझे एकदम से बहुत खुशी हुई। मैंने कहा हुर्रे, ऑल स्टूडेंट्स हैव लाइक्ड एंड शेयर्ड माई वीडियो। वैसे कर दिया है लाइक एंड शेयर? अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, सेकंड एग्जांपल पर आ जाते हैं। एलाज, आई लॉस्ट माई लैपटॉप। अब एलाज से समझ में आ गया कि सर ये जो बात कही गई है ना, ये जो बात कही गई है ये अनप्लेजेंट है, मतलब सैडनेस है कहीं ना कहीं, एंड सैडनेस इस सेंटेंस में दिख रही है। एलाज, आई लॉस्ट माई लैपटॉप, शिट, मैंने अपना लैपटॉप खो दिया, है ना। पहले दुख जता रहा है एलाज और फिर बता रहा है कि हाँ मैंने अपना लैपटॉप खो दिया। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाओ। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? आहा, व्हाट अ टेस्टी बर्गर। आहा, व्हाट अ टेस्टी बर्गर,
मतलब आहा से ही पता लग गया कि हाँ उसने कुछ प्लेजेंट फीलिंग है, उसके माइंड में कुछ प्लेजेंट फीलिंग है। अब वो क्या प्लेजेंट फीलिंग है कि उसने एक बर्गर, टेस्टी बर्गर खाया है। ओके, तो हमारी सेकंड क्लास से ही तक फिनिश करते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इन दो वीडियो से ही आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलिवेंट है। चाहे वो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या फिर एसबीआई एग्ज़ाम हो या एनडीए सीडीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलिवेंट कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन बिल्कुल भी डाउन ना हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मुझे पहले से मेरे ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे जानते होंगे मेरा कंटेंट देने का स्टाइल क्या है, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं शायद वो इन दो वीडियो से उनको आइडिया लग ही गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।